नाजरीन आदाब, मेरा नाम अखलाक उस्मानी। हाजिर हूँ दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर एक ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के ताल्लुकात की। इस साल के योम जमहूरिया की तकरीब में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। योम जमहूरिया में जनूबी अफ्रीका से बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले वो दूसरे मेहमान हैं। इसके पहले अजीम मुजाहिद आज़ादी नेल्सन मंडेला साहब शिरकत कर चुके हैं। रामाफोसा की शिरकत से भारत और जनूबी अफ्रीका को और करीब आने का मौका मिलेगा। कोयला मजदूर के तौर पर अपने मुल्क में लेबर लॉ को ठीक करने से शुरू हुआ रामाफोसा का सियासी कद पहले रुकन नेशनल असेंबली और अब सदर तक पहुंचा है। भारत और जनूबी अफ्रीका के ताल्लुकात बहुत कदीम हैं। महात्मा गांधी ने जंग आज़ादी में साउथ अफ्रीका से ही इसकी शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की नस्ल परस्ती और जिल्द के रंग की बुनियाद पर फ़र्क करने की मुखालफत का अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के स्टैंड का पहले महात्मा गांधी और बाद में पूरे हिंदुस्तान ने हिमायत की। आज दोनों मुल्कों के बीच 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार है। कोयला, कीमती धात, हथियार और सोने के कारोबार में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं निवेदिता राय साहिबा, आप ICWA में रिसर्चर हैं, और रुचिता बेरी, आप IDSA में सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं। रुचिता जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। हमारे लिए कितना ख़ास रहा इस बार योम जमहूरिया के प्रोग्राम में रामाफोसा साहब को बुलाने का? देखिए, जैसे आपने भी कहा कि हमारे देश की, भारत और साउथ अफ्रीका की जो रिलेशनशिप है ये बहुत पुरानी है। हमारा जो कांटेक्ट था साउथ अफ्रीका से वो बहुत पुराना है। करीबन 150 साल पहले जो है भारतीय नस्ल के लोग वहाँ पहुँचे थे गिरमिटिया बनकर, और तब से जो है हमारा कनेक्शन जो है साउथ अफ्रीका के साथ है। महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी सत्याग्रह की लड़ाई जो है वहीं से शुरू करी, उनकी वजह से हम उनको जानते हैं। दूसरी बात ये है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका में जो है एक सशक्त देश समझा जाता है। दोनों तरफ से अगर देख लें, आर्थिक वजह से भी और रक्षा की वजह से भी जो है एक सशक्त देश है, और उससे जुड़ने में हमें फ़ायदा होगा कि हम अपने जो रिलेशन है वो अफ्रीकी देशों से भी बढ़ा सकेंगे। तीसरी बात जो है, ये बात ध्यान रखने की है कि साउथ अफ्रीका से आजकल के दौरान जो है हमारे जो रिश्ते हैं वो 25 साल पुराने हो गए हैं। जब से साउथ अफ्रीका में रंग नीति का जो है अंत हुआ और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, तब से 25 साल हो गए हैं। तो इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 25वीं सालगिरह हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। दूसरी बात हम है कि 150वीं वर्षगांठ बना रहे हैं महात्मा गांधी के जन्म दिवस की, और तीसरी 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम नेल्सन मंडेला के पैदा होने की। तो इसलिए ये साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल में जो है सिरिल रामाफोसा जी यहाँ पर आए तो इससे जो है हमारा रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा। और चौथी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इस दौरान जो हमारी मुलाकात हुई उनके साथ, इसमें हमारी रिलेशनशिप और ही बड़ी है। हमने तय किया है कि हम जो अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है उसको और बढ़ाएंगे 3 साल तक, और जो चर्चा के विषय रहेंगे हमारे वो रहेंगे रक्षा, सुरक्षा, सागर सुरक्षा, और साथ में अर्थव्यवस्था, व्यापार, इस तरह की चीज़ों पे जो है हम और विचार करेंगे। निवेदिता साहिबा, इस बार का जो प्रोग्राम है, रामाफोसा साहब जब हिंदुस्तान आए तो आप इप्सा के प्रोग्राम में आप ही ने उसको संभाला था। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका यूनियन के हवाले से जो इस प्रोग्राम में आप भी थी, रामाफोसा साहब ने क्या ख़ास बातें कही जो भारत के लिए अहम हैं? एक तो जब सिरिल रामाफोसा इसमें जो इप्सा का जो हमने पहली बार फर्स्ट इप्सा गांधी मेमोरियल फ्रीडम लेक्चर की तरह शुरुआत किया है कि इसके तहत जो इप्सा फोरम में हम 15 इवेंट्स करेंगे, तो इप्सा फोरम को एनर्जाइज करने के लिए, तो इसमें पहला जो सिरिल रामाफोसा का ये जो संबोधित किए थे सबको, इसमें मंडेला और गांधी का जो रेलिवेंस है, उनकी जो लेगेसीज़ का, उनका विरासत का, जो उनका आइडियाज़ रहे हैं, वैल्यूज़ रहा है, प्रिंसिपल्स हैं, जो आज की डेट में हमारे रिलेशनशिप के लिए जो वैल्यू है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि इनका जो एक
सपना था कि एक स्वतंत्र समाज बने और जिसमें हर आदमी एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, और उस ड्रीम्स को भारत और साउथ अफ्रीका चाहते हैं कि वो कैसे अपने लोगों के लिए वो फुलफ़िल करें। ये और इसमें भी सिरिल रामाफोसा भी फोकस किए कि हम जो भारतीय वहाँ पे रहे, जो हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं साउथ अफ्रीका में, हमें इंडियन डायस्पोरा को भी किस तरह से एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो एक सेतु बनती है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच, हम इस कड़ी को कैसे इस्तेमाल करें कि हमारे दोनों देशों के बीच और हमारे रिश्ते मजबूत हो। और इप्सा के जहाँ तक संदर्भ में बात होती है, मैं समझती हूँ कि जब हम ब्रिक्स बहुत सारे मल्टीलैटरल फोरम्स में इंडिया साउथ अफ्रीका का भागीदार रहा है, हम बहुत ज़्यादा ब्रिक्स के ऊपर फोकस किए हैं, कहीं ना कहीं इप्सा के ऊपर हमारा फोकस बहुत कम रहा है। पिछले 2008 जब से ये सरकार आई है 2014 से हमने इसके बारे में काफ़ी बात की, डिस्कशन हुआ कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और 2018 में इसके ट्राइलैटरल कमीशन एक मीटिंग हुई थी प्रिटोरिया में, और अभी देखा जा रहा है कि इसको क्योंकि हर जो मल्टीलैटरल फोरम कहता है उसका एक यूटिलिटी है, एक उपयोग है, और उस उपयोग को हमको देखना चाहिए। उस आधार पे इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को इसका जो एक जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी है उसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी रुचिता जी, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच का जो कारोबार था उसमें जो बढ़त थी, हम अगर 1992 से 93 से गिने, या जब से अफ्रीका नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह साउथ अफ्रीका का प्रॉपर एक सफारत खाना यहाँ से शुरू हुआ, तो कारोबार में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की आई, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी थी जो साउथ अफ्रीका के सप्लाई पर टिकी हैं, जिसमें सोना, कोयला और डायमंड शामिल है। हमने भी टेक्नोलॉजी और हथियारों का कारोबार किया। अभी ऐसा क्या हुआ है पिछले 5 सालों में कि अफ्रीका के साथ में हमारा कारोबार तकरीबन ठहर सा गया है, वो फिगर आगे नहीं बढ़ रहा, वो करीब 10 अरब डॉलर के आसपास ही है। देखिए, इसका जो ताल्लुक है वो इस बात से नहीं है कि हम उनसे व्यापार बढ़ाना नहीं चाहते, ये तो ग्लोबल फिनोमिना है कि हमारे पूरे जो हमारा संसार में आप देख लीजिए कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। पिछले 4 साल से जो है कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो वो चाहे कोयला हो चाहे तेल हो, सब में जो है मंदी आ रही थी। इसी के चलते जो है अगर आप वैल्यू देखें हमारे ट्रेड की तो वो नीचे गई है, लेकिन अगर आप वैसे देखें कि कितने टन या हमारे ट्रेड हुआ है तो वो तो शायद थोड़ा बड़ा ही होगा, लेकिन क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कम है तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ ट्रेड है वो कम हो गया है। लेकिन उसकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या वजह है जो कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है? क्या हमारी पोर्ट्स इतने डेवलप्ड हैं कि नहीं हैं कि वो इतना जो ट्रेड है उसको कर पाते हैं कि नहीं? उसके लिए मोदी जी ने एक नया पॉलिसी इवॉल्व करी है सागर माला की, जिससे कि हमारे पोर्ट्स हैं हमारे देश के, उनकी बढ़ोतरी हो, ताकि जो मैरीटाइम ट्रेड है, जो समुद्री ट्रेड है, जो वो बढ़े। क्योंकि हम कैसे हम सामान एक देश से दूसरे देश से हवाई जहाज के जरिए तो नहीं जा सकता टनों टन सामान, वो तो समुद्र के ज़रिए ही जाएगा ना। तो साउथ अफ्रीका से इंडिया जो आएगा सामान और जाएगा वो जल्दी आए जाए उसके लिए। और आप मानती हैं जैकब जुमा साहब जब तक सदर रहे हमारे कारोबार में दिक्कत आई, और अब प्रेसिडेंट वहाँ चेंज हुए 1 साल पहले, तो हम उम्मीद करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अफ्रीका में? नहीं, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जो हैं, इन्होंने ये वादा किया है अपने देश के लोगों को कि वो वहाँ पे जो है ट्रेड बढ़ाएंगे, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट जो है अपने देश में ज़्यादा लाएंगे। तो इसलिए लगता है कि इंडिया से भी जो है उनका यानी वो अगर इन्वेस्टमेंट भारत के साथ में बढ़ाते हैं तो वो एक्चुअल में अपने ही मुल्क की एक ज़रूरत को भी पूरा कर रहे हैं। हाँ। निवेदिता साहिबा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि रामाफोसा साहब को हमने चीफ गेस्ट बनाया, इसके क्या क्या मायने हैं? सिवाय ये तो इतनी सी बात तो है नहीं कि वो सदर हैं और हमने उनको बुलाया। हमें अफ्रीका में पूरा रीच आउट करने के लिए शायद साउथ अफ्रीका हमारे लिए सबसे, अफ्रीका और इजिप्ट ही ऐसे हैं जो सबसे शानदार दरवाजे हैं। तो
कितने मतलब हैं जो आपको समझ में आते हैं? नहीं, मैं समझती हूँ, देखिए ये तो विज़िट एक दिखाया गया कि सिंबॉलिक विज़िट था जो इनका, और लेकिन साउथ अफ्रीका का जो रेलेवेंस है हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ साउथ अफ्रीका, जैसे पहले भी मिस बेरी ने बताया कि एक रीजनल पावर है। साउथ अफ्रीका के जो एक द्वार रीजनल जो साउथ सदर्न अफ्रीका है और उसमें हमको प्रवेश के लिए मिलती है। लेकिन ये भी सोचना भी ज़रूरी है कि जब हम अफ्रीका में द्वार मिलती है तो साउथ अफ्रीका और भारत दोनों वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं, तो ये फैसिलिटेट भी करते हैं और साथ ही साथ हम कम्पीट करते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका हमको, हमारे लिए आपने बताया इजिप्ट के बारे में, साउथ अफ्रीका और भारत दोनों UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट के दावेदार है और एक दूसरे का दावेदारी को सपोर्ट भी करते हैं। और जो भी हमारे ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में जो भी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो दोनों उस हिसाब से, उनकी एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है, वो करना भी, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। ये दोनों अपने रीजन में, ये साउथ ईस्ट दक्षिणी एशियाई में और वो अपनी अफ्रीका में रीजन में, दोनों रीजनल पावर्स हैं। और रीजनल पावर का अपना एक रोल रहता है कि अपने इस रीजन में भी डेवलपमेंट लेकर आए। तो किस हिसाब से डेवलपमेंट लेकर आएंगे वो इंडिया, भारत साउथ अफ्रीका के थ्रू, इप्सा के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू भी हम डेवलपमेंट ला सकते हैं। ब्रिक्स के थ्रू जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम इसमें बहुत सारे चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रुचिता जी, मेरा आपसे सवाल है कि साउथ अफ्रीका के साथ में मिलकर भारत ने जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन साकू के साथ किया है, तो क्या हम साउथ अफ्रीका के साथ बहुत गहरे कारोबारी ताल्लुकात बनाकर बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, स्वाजीलैंड, इस पूरे एरिया के अंदर एक अच्छी पहुंच बना सकते हैं? हमारे यहाँ के जो कारोबारी वहाँ जाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, क्या साकू जैसे एग्रीमेंट्स और होने चाहिए और अफ्रीका उसमें मदद कर सकता है हमारे? हाँ, देखिए साउथ अफ्रीका का तो ये पहले से ही कहना था कि अगर उनके साथ हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो साकू के ज़रिए ही कर पाएंगे, हम उनके साथ अकेले नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी सालों से हमारी जो है बातचीत चल रही थी और इसीलिए रुक रही थी क्योंकि हम कह रहे थे कि सिर्फ साउथ अफ्रीका से कर लें और वो कह रहे थे कि पूरे साकू के साथ करेंगे। तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि हम सिर्फ साउथ अफ्रीका से ही नहीं, हम और भी जो सदर्न अफ्रीका के देश हैं उनके साथ जो है हमारे ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो बढ़ेंगे इसके ज़रिए, ये तो बात तय है। निवेदिता जी, माना अफ्रीका का नाम जब भी आता है एक आम हिंदुस्तानी सोचता है, उसके जहन में तीन तस्वीर बनती है, कोयला, सोना और हीरा। इन तीन अशिया के ऊपर, इन तीन धात पेज, इन तीन कीमती चीज़ों पर अफ्रीका को लेकर हमारी अप्रोच कैसी है? क्या ये ठीक है? जैसे मुझे कोई अफ्रीका बोलता है तो मुझे सोने के बहुत बड़े बिस्किट वो सब दिखने लगते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यही हमारे सिर्फ फोकस है। और ये ना जब हम सरकार को भी देखते हैं कि अब सरकार का भी ये तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जब बात करते हैं तो ये सोना ये सब चीज़ दिमाग में आता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस तरह से हमारे रिलेशन, पर्टिकुलरली 2008 के बाद जब हमने इंडिया अफ्रीका समिट शुरू किया तो उसके बाद हमारे रिलेशनशिप में एक पार्टनरशिप के दर्जा आया है। पार्टनरशिप का मतलब में दोनों साइड इक्वल है और एक गिव एंड टेक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो उसमें काफ़ी हमारे जो संबंध है वो विस्तार हुए हैं, और चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ हो चाहे बाकी अफ्रीका के साथ हो। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो भारत का USP कहते हैं अफ्रीका में, वो कैपेसिटी डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ना कि सिर्फ सोना और रिसोर्सेस लाना और रिसोर्सेस को प्रदान किया। नहीं, मैं कहती हूँ कि भारत का पहचान वहाँ पे एक रोल मॉडल की तरह के, हमारे जो ITEC प्रोग्राम जो 1964 से शुरू हुआ उसके माध्यम से भारत ने काफ़ी उनके स्किल डेवलपमेंट में और कैपेसिटी डेवलपमेंट में हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, हर क्षेत्र में भारत ने उनको योगदान दिया, काफ़ी योगदान रहा है भारत का उसके, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। रुचिता जी, क्या आप मानती हैं, अगर मैं निवेदिता जी की बात को आगे बढ़ाऊं,
कि हमने इब्सा पे नहीं ध्यान देकर और ब्रिक्स पे ध्यान दिया, जबकि जो साउथ साउथ एग्रीमेंट है जिसमें सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ हम सभी ममालिक को एक साथ जोड़ भी सकते हैं और सीधे जिसको हम कहें हैं कि पानी के रास्ते से हमारी वहाँ तक रसाई है काफ़ी आसान है। आपको लगता है कि ब्रिक्स के मुकाबिल इब्सा को इग्नोर किया गया है या बहुत पोटेंशियल है पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, क्योंकि ब्रिक्स जो जब आया तो यही लगा कि भाई ईंट पड़ गई एक इब्सा पे, तो इब्सा जो है दब गया। लेकिन इब्सा एक अलग है, क्योंकि एक अलग गठबंधन है, उसमें 3 डेमोक्रेसीज जो कि 3 अलग अलग सदर्न एरिया को कवर करती, 3 अलग रीजन्स को कवर करती हैं, और तीनों देशों के विचार जो हैं मिलते हैं सब चीज़ों के लिए, खासकर ग्लोबल गवर्नेंस के रिफॉर्म्स के बारे में जो है उनके विचार एक थे कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है रिफॉर्म होना चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये बातें जो हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं ये मानते थे, साउथ साउथ कोऑपरेशन को मानते थे कि एक से हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस एक से हैं तो हम मिल के जो है डेवलपमेंट करें, तो इनके सोच एक थी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी जो एक महत्वता है वो मेंटेन रहे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम तीनों भी अलग से मिल के जो है अपनी आगे बात बढ़ाएं। निवेदिता जी, ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में हिंदुस्तान अगर कहीं आपको देखना है तो साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हैं। जो हमारे तारीख़ी पस मंज़र है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसके लिहाज से आप क्या मानती हैं हमारे ताल्लुकात कितने गहरे रहे हैं? क्योंकि गांधी जी का तो पूरे मूवमेंट की जो इबरत है, जो उन्हें प्रेरणा है, वो भी अफ्रीका से मिली है। आपको क्या लगता है कि मिनी इंडिया इन अफ्रीका साउथ अफ्रीका है, इससे कितना इत्तेफाक है आपका? अब मैं समझती हूँ कि साउथ अफ्रीका, खैर जहाँ तक मिनी इंडिया कहने से मैं उसमें नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ जो उनका हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा है, उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भारत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारे जो भारत के लोग वहाँ पे गए थे वो आज की डेट में सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में ही नहीं गए हैं। आप वहाँ पे देखा जाए तो उनकी जो अभी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उनका जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे बहुत योगदान दिए हैं और बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, और उनके जो कल्चर है बहुत हद तक हम लोग को सिमिलैरिटीज़ देते हैं खाने पीने में और रहन सहन में। वो अब जाओ घूमो तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको जो मिनी इंडिया बोल रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग ज़रूर आता है। लेकिन ये सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं है, ईस्टर्न अफ्रीका में भी हम जब देखते हैं, केनिया हुआ, उगांडा हुआ, टंजानिया हुआ, ये पूरी जो ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका का बेल्ट है उसके साथ हमारे संबंध घनिष्ठ हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे मेन फैक्टर है हमारे इंडियन मूल के लोग जो रह रहे हैं, जो वहाँ पे अपनी संस्कृति भी अभी वहाँ पे एक दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है। अब जाते हैं तो अपने लोगों के जैसे रहन सहन और मेल विचार मिलता है। तो इस हिसाब से एक बाकी देशों को देखा जाए अफ्रीका में, तो ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में वो एक आत्मीयता और इमोशनल लिंकेजेस मिलता है, बोथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, अभी भी कल्चरल एंड वो सोशल पर्सपेक्टिव से। रुचिता जी, बहुत एग्रेसिव है हिंदुस्तान अफ्रीका फ़ंड को हेल्प करने के लिए। हमारे लिए इस लिहाज से जब जिन भी अफ्रीकी ममालिक की हम मदद करते हैं, ख़ास तौर से इक़्तिसादी पैसे के तौर पर, उससे हिंदुस्तान अफ्रीका में क्या चाहता है और इसमें साउथ अफ्रीका कैसे पार्टनर है हमारा? देखिए, हम अफ्रीका फ़ंड तो मतलब जो था वो तो हमने इस्टेब्लिश किया था बहुत साल पहले। वो तो बेसिकली एंटी अपार्थाइड और लिबरेशन मूवमेंट्स जो थी साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में जो थी, उनको सपोर्ट करने के लिए अफ्रीका फ़ंड सेटअप हुआ था। लेकिन उसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल से आपका मतलब ये है कि हम विकास के लिए क्यों इतने पैसा दे रहे हैं। करीबन 50% जो हमारी लाइन ऑफ क्रेडिट है आजकल हमारे देश की, वो अफ्रीका को ही जाती हैं, अफ्रीकी देशों को ही जाती हैं। तो इसलिए अफ्रीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 50 से ऊपर 54 के करीब अफ्रीकी देश जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी साथ साथ जो इसी कड़ी में मैं एक सवाल आपको और जोड़ देता हूँ। जो 2015 में हमने इंडिया अफ्रीका समिट की थी, उसका आउटकम क्या मानती हैं आप? उसमें हम कामयाब हैं?
हाँ, देखिए उसमें जो है सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पहली बार जो है 54 के 54 देशों से जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में आए। कुछ ये नहीं कि 16-17 लोगों को ही बुला लिया जो कि पहले चल रहा था हमारा। सारे देश के लोग जो थे आए, सब ने मिलके जो है बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की और ये तय हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि ट्रेड जिसकी हमने अभी जिक्र किया है, रक्षा है, सुरक्षा है, कृषि जो एग्रीकल्चर है उसको कैसे बढ़ाना है, स्किल्स, क्योंकि जैसे पहले कहा कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो इंडिया का जो है एक ब्रांड था। इंडिया ने सबसे ज़्यादा अफ्रीकी देशों को जो सपोर्ट किया है वो स्किल एनहांसमेंट में। आजकल जो है मोदी जी यहाँ कह रहे हैं स्किल इंडिया, लेकिन स्किल अफ्रीका जो है वो तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है। आईटेक के ज़माने से 1960-65 के ज़माने से जो है हम वहाँ पे अफ्रीकी जो लोग हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन में उनको ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आजकल के उसमें आईटी है, या जो भी तकनीकी सहायता है हम वो उनको दे रहे हैं। और दूसरी बात एक आपने कही थी भारतीय मूल के लोगों को, तो भारतीय मूल के लोगों को भी जो है वो हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बात का तो इस जो विज़िट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये रहा कि 2 लोगों को जो है हमने सम्मान दिया है। पहला जो पद्म भूषण है हमारा जो अवार्ड है जी, वो एक मंत्री हैं साउथ अफ्रीका के, प्रवीण गोवर्धन, उनको दिया गया। और दूसरा एक डिप्लोमेट हैं एम्बेसडर सुखलाल, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से भी जो है नवाजा गया। तो हम जो हैं भारतीय लोग जो हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि साउथ अफ्रीका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय मूल के लोग वहाँ के लिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो साउथ अफ्रीका है वो अफ्रीकी जो देश हैं उनके साथ हमारा रिश्ता बढ़ाने के लिए या फिर आगे उन सब के साथ हमारा जो भी रिश्ता हो वो बढ़े, उसके लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। निवेदिता जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ख़िताब में 2 अल्फाज ख़ास तौर से कहे, महात्मा और मदीबा। आप क्या मानती हैं कि उन्होंने अपनी ख़िताब में साउथ अफ्रीका की आवाम को कितना टारगेट किया? मुझे लगता है कि आप अभी जब महात्मा मदीबा के थ्रू वो नरेंद्र मोदी जी दोनों देशों के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आप अभी देखेंगे जो फ़िलहाल जितनी हमारे पार्टनरशिप की बात हो रही है, फोकस कहाँ पे है? फोकस आजकल सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के नहीं है, फोकस हमारे सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, फोकस हमारे यहाँ पे आम आदमी हैं, लोग हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की, पीपल टू पीपल का डेवलपमेंट की बात है। और जब 2 देश के जो लीडर्स जब मिलते हैं और ये इन्वोक अपनी आइकॉनिक लीडर्स को इन्वोक करते हैं, वो वही पीपल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मदीबा और नेल्सन मंडेला लोगों का जो डिग्निटी और डेवलपमेंट, उनका जो ग्रोथ के लिए बात कर रहे थे, तो उसी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इसमें भी जब बात करते हैं तो वही लक्ष्य रखते हैं कि कैसे हम अपने लोगों का, और चाहे वो भारत के लोगों का हो चाहे साउथ अफ्रीका के लोगों को, कैसे इस पार्टनरशिप के माध्यम से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। क्या वो पर ये देखना चाहिए कि हम तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पर हम और भारत ने अपने हिसाब से जो आपने इंडिया अफ्रीका समिट की बात की है उसके थ्रू जो इतनी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि देखना चाहिए कि इस इनिशिएटिव्स में इम्पैक्ट क्या हुआ है। ये एक स्टडी बहुत ज़रूरी है पता करने के लिए कि क्या हमारे इनिशिएटिव्स इस देश में जितना हमारे इतना फंड हम दे रहे हैं, इतना स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, किस हिसाब से सोशल इम्पैक्ट चेंज आ रही हैं, क्या उनके जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या उनका लाइवलीहुड में कुछ बदलाव आ रहा है। ये भी एक जो कि हमको आगे जाके जब हम पार्टनरशिप बढ़ाने की बात करते हैं तो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। जब इस बार हम लोग जब साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट मिले और 3 इयर्स का एक रोड मैप उन्होंने ड्रॉ किया इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप लोगों की बात की है, मदीबा और मंडेला की बात करें, लोगों के डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए, देखना ज़रूरी है। अगर आप रुचिता साहिबा अगर आप देखें तो मोदी साहब ने जितने अभी तक मेहमान बुलाए हैं
26 जनवरी की तकरीब में। तो आप देखेंगे ओबामा इसलिए क्योंकि अमेरिका हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटजी पार्टनर है। फिर अल नहयान वो अरब में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। फिर उन्होंने ये आसियान के 10 हेड ऑफ स्टेट को बुलाया और अब इनको, तो आसियान के हेड ऑफ स्टेट बुलाते हैं तो 10 और इधर ये अकेले, हम क्या ज़्यादा फील गुड फैक्टर दे रहे हैं साउथ अफ्रीका को? जैसा मैंने कहा आपको कि ये हिस्टोरिक, ये जो साल है इसकी महत्ता अलग है। ये ज़्यादातर तो हमारी यही जद्दोजहद रहती है कि हम कहें कि भाई सारे 54 अफ्रीकी राष्ट्र हमारे लिए एक हैं, लेकिन जो हमारी जो रिश्ता है हमारा साउथ अफ्रीका के साथ वो कुछ अलग है। और उसका जो है उसकी वर्षगांठ जो है इस साल जो है वो थी 25वीं वर्षगांठ थी, और इस साल जो है हमें 150वीं गांधी जी की वर्षगांठ जो जुड़े हुए हैं साउथ अफ्रीका से। हम सोचते हैं कि वो महात्मा हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला ने कहा था आपने तो हमें लॉयर दिया था, हमने आपको महात्मा दिया। तो वो कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी तो हमारे हैं, आपके नहीं हैं। तो इसलिए हम जुड़े हुए हैं, हम जो दो देश हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसलिए हमने साउथ अफ्रीका को जो है दिया ये खिताब इस साल रिपब्लिक डे में आके चीफ गेस्ट बनने का। क्या आपको लगता है कि जो एक पूरी लेगेसी बनी है गांधी और अफ्रीका की लड़ाई रंग भेद के ख़िलाफ़, वो कायम है? हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में वो गर्मी कायम है? ये तो है। जब हम देखते हैं चाहे साउथ अफ्रीका में है तो जो लेगेसीज हम कहते हैं पीस, नॉन वायलेंस और एक शांति का, सिक्योरिटी का, पीस, इसके ऊपर तो दोनों कंट्री अपने देशों में दोनों लीडरशिप का हमेशा फोकस रहा है। और जब हम संबंध बढ़ाने की भी बात करते हैं तब हमेशा इसी ऊपर भी फोकस रहा है कि कैसे हम एक शांति का वातावरण बनाएं और लोगों के एक दूसरे के बीच एक अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस बढ़ाए। ये तो रहा है दोनों देशों में, चाहे दोनों लीडरशिप में। तो वैल्यूज़ कहाँ, मदीबा का और मंडेले का आज की डेट में जो रेलेवेंस है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। रामाफोसा साहब को भारत बुलाना अच्छा डिसीजन है? आप बहुत मुख्तसर बताएं। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे ये जताता है कि हम जो हैं, हम सब तरह के देश हैं, सिर्फ नॉर्थ के ही नहीं, हम साउथ के भी सारे देशों को बुलाना चाहते हैं। और अफ्रीका को जो है हम बहुत बड़ा स्थान देते हैं। ये जो है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि अफ्रीका हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी नंबर 1 में है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के ये एक जिस कंट्री के साथ हमारा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और पर्टिकुलरली 2018 जो साल रहा है हमारे बहुत ही महत्व साल रहा, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क रहा है, तो इस हिसाब से सिरिल रामाफोसा को बुलाना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। निवेदिता राय साहिबा, बहुत शुक्रिया। ICWA में आप अफ्रीका पर रिसर्चर हैं और रुचिता बेरी IDSA सीनियर रिसर्च एसोसिएट, बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। ये कहा जा सकता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के ताल्लुकात तारीख़ी और कारोबारी ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक सकाफ़ी भी हैं। आपकी राय इस प्रोग्राम पर क्या है, हमें ईमेल करके ज़रूर बताएं। DD Urdu specials@gmail.com पर। टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।